एक पूरी तरह तबाह हो चुके शहर में लंबे बालों वाला एक 34 साल का आदमी सामने आता है, जिसे पूरा यकीन था कि यह जगह सिर्फ एक नर्क ही हो सकती है। हाथ में अपनी तलवार लिए वो सोच रहा था कि आखिर सब कुछ इस कदर कैसे बिगड़ गया। वो सोचने लगा कि अगर उसने तलवार बाजी थोड़ी पहले सीख ली होती, तो शायद वो अपनी बहन को उस साम्राज्य में भेजे जाने से रोक पाता। अगर ऐसा हुआ होता, तो शायद वो वैसा मॉन्स्टर कभी नहीं बनता जैसा वो आज था। वो पहले ही इन सब चीजों से थक चुका था। इसके अलावा वो अपने गुरु से भी इस हालात से बिल्कुल अलग माहौल में मिल सकता था। काले बालों वाली एक लड़की उसे गौर से देख रही है, जबकि वो नौजवान अपने गुरु के ख्यालों में खोया हुआ है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल उनके साथ बिताए थे, और वो इंसान उसके लिए सिर्फ एक रक्षक से कहीं बढ़कर था। एक ठंडी सांस लेते हुए उसने सोचा कि अगर उसे पता होता कि उसे इतना पछतावा होगा, तो वो उनके साथ और बेहतर बर्ताव करता। अपनी तलवार के साथ बैठे हुए, जो पूरी तरह स्याही से सनी हुई थी, वो योद्धा थकान से हाँफ रहा है, और देखते हुए उस तबाही को जो उसने खुद उस गांव में मचाई थी, उसे यकीन था कि वो ये सब नहीं चाहता था। तभी कोई हाथ में तलवार लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे वो नौजवान चौंक जाता है। एक छोटा लड़का डर से कांपते हुए उसकी तरफ तलवार तान देता है। यह नज़ारा देखना काफी दर्दनाक था, इसलिए वो आदमी कहता है कि वो बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहता और उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वो बच्चा तलवार की धार को उसके चेहरे की तरफ ताने रखता है और दावा करता है कि उसने उसके पिता को मारा है। एक पल के लिए तो उस नौजवान के चेहरे पर पछतावा दिखता है, लेकिन फिर वो उस लड़के के जज्बातों का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे जैक और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसे एक मॉन्स्टर कहता है। दिल की गहराइयों में उस आदमी को इस बात से फर्क पड़ रहा था कि वो बच्चा क्या कहने वाला है, लेकिन मॉन्स्टर तो एक ऐसा नाम था जिसे सुनने की उसे आदत हो चुकी थी। उस वक्त उसे अपने शरीर में उठने वाली झंझनाहट और दर्द की ज्यादा फिक्र थी। उसे महसूस हुआ एक तेज दर्द, और ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग किसी भी पल पिघल जाएगा, जो उसे लगातार सब कुछ रोककर बस खत्म कर देने का इशारा कर रहा था। मगर उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देखते हुए वो जानता था कि उसे थोड़ी देर और टिके रहना होगा, बस थोड़ी देर और। तभी वो पूछता है, एक मॉन्स्टर? और फिर आगे कहता है कि वो वाकई एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने अकेले ही सारे महारथियों को खत्म कर दिया और महान टुल्कन एम्पायर और शाही खानदान का अंत कर दिया। वो आदमी पूछता है कि क्या उस लड़के को पता भी है कि वो अब तक कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, जिससे वो बच्चा बिल्कुल खामोश हो जाता है। गर्व से मुस्कुराते हुए वो दावा करता है कि उसने लाखों से ज्यादा लोगों को तबाह किया है, इसलिए ये तो साफ था कि वो एक मॉन्स्टर है। उसकी बातें सीधे असर करती हैं उस सुनहरे बालों वाले बच्चे के दिमाग पर, जो अपनी तलवार को उठाए रखने की कोशिश करते हुए और भी ज्यादा कांपने लगता है। उस लड़के को इस हाल में देखकर उसे अपना वो वक्त याद आ गया जब वो खुद एक छोटा मॉन्स्टर हुआ करता था, और वो उसका नाम पूछता है। लेकिन जब वो लड़का जवाब देता है, जैक स्टीवर्ट, तो उस योद्धा के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो कहता है कि क्या इत्तेफाक है, उसका नाम भी जैक ही था। जोर से हंसते हुए वो कहता है कि उसने बहुत से लोगों को खत्म किया है, लेकिन उसे कोई स्टीवर्ट याद नहीं है। उस बच्चे की आवाज़ कांपने लगती है जब वो बताता है कि भले ही उसके पिता कोई बहुत बड़े इंसान नहीं थे, फिर भी वो उसके पिता थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। ये सोचकर उस आदमी को थोड़ी जलन भी महसूस होती है। फिर भी वो अपने किए के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा जो उसने किया, बल्कि इसके बदले वो उस लड़के को एक मौका देगा, जिससे वो सुनहरा लड़का उलझन में पड़ जाता है। उस लड़के की तेज तलवार की तरफ इशारा करते हुए वो उससे कहता है कि वो इस चीज का इस्तेमाल उसे घोंपने के लिए करे। इस पूरे हालात से उसे ठंडा पसीना आ रहा था, और वो पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ लग रहा था। लेकिन वो आदमी बस इसी बात पर अड़ा रहता है कि ये उसके लिए अपने पिता का बदला लेने और उस मॉन्स्टर को हराने वाले हीरो के रूप में पूजे जाने का सबसे बेहतरीन मौका है। और वो जानता था कि वो बचकर भाग सकता है, भले ही उसके पैर और कुछ अंदरूनी अंगों में चोट लगी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वो उस बच्चे को तब तक उकसाता रहा जब तक कि आखिरकार वो लड़का कांपते हाथों से अपनी तलवार नहीं उठा लेता उस पर वार करने के लिए। मगर वो बस उस मॉन्स्टर के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है।
उसके चेहरे से बहते हुए आंसुओं को देखकर वो आदमी इस बात से हैरान रह जाता है कि वो लड़का उसे मार नहीं पाया। वो उस लड़के के बालों को सहलाता है और उसे बधाई देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया होता तो वो कभी चैन से नहीं जी पाता। आखिरकार एक हीरो को अपनी पीठ पर कई नाम ढोने पड़ते हैं, और वो उसे सलाह देता है कि वो उसकी तरह बिना किसी पछतावे के जिए, क्योंकि उस आदमी के उलट वो छोटा सुनहरा लड़का अभी बहुत छोटा था। वो बच्चा बस फूट फूट कर रोने लगता है, जैसा कि वो हमेशा करता था। धीरे धीरे उस लंबे बालों वाले आदमी का इरादा कमजोर पड़ने लगा। फिर उसने उस बच्चे से कहा कि वो दूसरों को बता दे कि वो शैतान खत्म हो चुका है, और ये जंग भी। जिससे वो छोटा बच्चा पूछता है, बूढ़े आदमी, आखिर क्यों? इतनी ताकत होने के बावजूद तुमने इस तरह जीना क्यों चुना? उसने अपनी तलवार काकर पकड़ते हुए समझाने की हिम्मत जुटाने की कोशिश में, लेकिन वो अचानक ढह गया, अपनी बात पूरी करने से पहले ही जमीन पर। यह उसका अंत था। वो महसूस कर सकता था कि उसकी उंगलियों की हरकत ऐसे गायब हो रही थी जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल रही हो। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा, और ना चाहते हुए भी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जिस पल उसकी सांसें थमीं, उसके आसपास की सारी आवाजें गायब हो गईं। जिंदगी के उस आखिरी पल में बस एक ही ख्याल उसके दिमाग पर हावी था, कि अगर वो सब कुछ फिर से शुरू कर पाता, बिल्कुल शुरुआत से, तो क्या इस दर्दनाक अंत को बदलना मुमकिन होता? तभी वो होश में आया, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, जैसे कुछ पल के लिए वो फिर से एक बच्चा बन गया हो। उसे अपने पिता याद आए, जो हमेशा शक करते थे कि क्या वो सच में उनका सगा बेटा है, और अपनी माँ की मौत जो उसके पैदा होते ही हो गई थी। उसकी बड़ी बहन, जो पूरे महाद्वीप में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, और अपना वो सौतेला भाई भी जो उसे हमेशा परेशान करता था। उसे याद आया सब कुछ। जैक वैलेंटियर नाम छोड़ने के बाद वो एक तलवारबाज बना, और उसने पूरे महाद्वीप का सफर किया। उसकी यादें उसकी आंखों के सामने तैर रही थीं। वो इस कदर उलझ चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या नहीं। क्या वो सच में मर चुका था, और अब अपनी मौत के बाद अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा देख रहा था? ठंडे पसीने से तरबतर वो छोटा लड़का घबराहट के मारे पागल होने की कगार पर था। उसके दिमाग में दूसरे महाद्वीपीय युद्ध की यादें ताजा होने लगीं। वो विजेता था, एक बेरहम शासक और दुनिया का सबसे खूंखार मॉन्स्टर। बदले की आग में जलते हुए उसने टुल्कन एम्पायर को तबाह कर दिया था, और पूरे पश्चिमी महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था, जहां उसने तुल्कन नाम के हर एक इंसान का नामो निशान मिटा दिया। अपनी जीत का ऐलान करने के बाद वो खुश था कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था। फिर अपनी मर्जी से उसने अपनी आने वाली मौत को गले लगा लिया, क्योंकि उसके पास जीने की कोई और वजह नहीं बची थी, और इस तरह उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। लेकिन अगर ऐसा था, तो आखिर ये क्या बकवास हो रही थी? वो छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद जैक था, जैसे वो अपने अतीत में वापस लौट आया हो। घबराते हुए उसने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है, और खुद को चिकोटी काटी ताकि यकीन कर सके कि ये कोई वहम नहीं है। वो वॉलंटियर मार्कवी हाउस में था, जो टेस्लिन किंगडम का एक मशहूर खानदान था और राजा के वफादारों में गिना जाता था। वहाँ वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य, जिसके पास साम्राज्य में मार्की का खिताब था। अगर वो वारिस बनने के खिताब का लालची ना होता, तो वो एक बेहद आरामदायक जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसका घर एक अपवाद था। गुलाब के बगीचे में टहलते हुए वो लड़का उस जगह को निहारने लगा, जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता था। इसे एक छोटा सा हिस्सा कहा जा सकता था, क्योंकि ये हवेली के एक कोने में बना हुआ था। भले ही ये बाहर से बेहद खूबसूरत था, पर यह सब महज एक दिखावा था। इस जगह को देश निकाला कहा जाता था। इसका इकलौता मकसद सबसे छोटे बेटे को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखना था, ताकि उसके पास मदद के लिए कोई नौकर या परिवार का सदस्य ना हो। यही था वो असली गुलाब का बगीचा। जैक अचानक चौंक गया जब किसी ने उसे आवाज दी और कहा कि वो उसके लिए पीने के लिए कुछ लाया है। वो उनका बटलर रॉन था, और उस जगह पर इकलौता ऐसा शख्स जो उस लड़के का ख्याल रखता था। उसने दबी आवाज में कहा कि वो जिस रॉन को जानता था वो काफी चालाक था। ग्लास हाथ में लेते हुए उस छोटे बच्चे ने पूछ लिया कि कहीं इस जूस में जहर तो नहीं मिला है, जिससे वो नौकर बुरी तरह घबरा गया।
लेकिन उसने फौरन बात संभालते हुए कहा कि ये तो बस एक मजाक था और उसकी देखभाल के लिए शुक्रिया अदा किया। इस बात पर रॉन हंस पड़ा और उससे ऐसी बातें ना करने को कहा, जिसके बाद वो उस लड़के को अकेला छोड़कर चला गया। वहां उस बगीचे में हमारे हीरो को छोड़कर कुल 11 लोग मौजूद थे। उनमें से एक तो वो बटलर था, लेकिन बाकी के 10 सिर्फ गार्ड्स थे जो लगातार उस पर नजर रख रहे थे। उस देखभाल करने वाले के अलावा उसे नहीं लगता था कि किसी और पर नजर रखने की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसके पास काफी खाली वक्त रहता था। वो लड़का इस बात को लेकर पूरी तरह पक्का था कि ये सब सच है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो अतीत में लौट जाएगा, और उसे ये जाने हुए अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था कि वो वापस आ चुका है। ऐसा नहीं था कि उसके दिमाग में कोई प्लान तैयार था। अब वो 14 साल का था, और इसके बावजूद उसके हाथों पर कोई निशान नहीं थे और ना ही उसके पास कोई माना हार्ट या वैसी कोई चीज थी। अगर तुलना की जाए अमीर घरानों के दूसरे बच्चों से तो वो काफी कमजोर था, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह थी। उस वक्त तक उसके पास माना नहीं था। जब वो सोच ही रहा था, तभी एक आदमी पीछे से उसके सिर पर वार करने के लिए तैयार हुआ। अचानक उस लड़के को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो उलझन में था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी चौकसी ढीली कर दी थी। तभी उसे याद आया कि सिर पर चोट खाए उसे कई साल बीत चुके थे। उस आदमी ने कहा कि खाते हुए कुत्ते को परेशान नहीं करना चाहिए, और वो जमीन पर गिरे जूस के टूटे हुए कप को देखने लगा। उसकी आवाज सुनकर जैक कांप उठता है। उस काले बालों वाले आदमी ने शिकायत की कि उसने आते ही अपने बड़े भाई को प्रणाम तक नहीं किया। वो फेलन वॉलंटियर था, उसका 3 साल बड़ा भाई, और मार्किस परिवार का दूसरा बेटा। और यही वो वजह भी था जिसकी वजह से हमारा हीरो चाहकर भी माना की ट्रेनिंग नहीं कर पाता था। उस कमीने के अत्याचारों और धमकियों की वजह से वो पूरी तरह बंधा हुआ था। वो लड़का नफरत से उसे घूरने लगा। कई दशक बीत जाने के बाद भी अपने भाई का वो चेहरा उसके दिमाग से कभी नहीं मिटा था। उसे अचानक अतीत का वो दिन याद आ गया जब फेलन ने उसके सिर पर गर्म ड्रिंक गिरा दी थी। उसने उसे बेकार कहा था और कहा था कि उसे मिटा दिया जाना चाहिए। उसे कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, ना तलवारबाजी ना जादू, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फेलन इसे अपने बड़े भाई के साथ धोखा समझेगा, और फिर उसे उसे तबाह करने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। और उसने चेतावनी दी थी कि जब तक वो उस घर में रहेगा, वो सिर्फ वही खाएगा और पहनेगा जो उसे दिया जाएगा। हंसते हुए उस कमीने ने कहा कि अगर जैक उसकी हर बात मानेगा तो शायद ये बदल सकता है। शायद तब वो मार्की बनने के बाद उसे अपना छोटा भाई कहने के बारे में सोच सकता है। जैक बचपन में बेहद कमजोर था और वो इस बात को मानता था। आखिरकार घर का हर कोई उसे नीची नजरों से देखता था, इसीलिए उसे घर का कलंक कहा जाता था। बेशक उसे यह नाम सिर्फ घर के अंदर मिला था। अगर ये बात बाहर फैलती तो ये और भी शर्मनाक होता। एक मार्किस परिवार के तीसरे बेटे के लिए एक बेहद दुखद बात। हंसी का वो शोर जो उनके परिवार के आम नौकरों की तरफ से भी आता था, उनके बीच गूंजता रहता था। हर कोई उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करता था, और इस सब के पीछे हाथ था परिवार के दूसरे बेटे और काउंट मैंटिस का। यह देखना बेहद हास्यास्पद था कि फेलन किस तरह का बर्ताव करता था, खासकर तब जब उनकी सबसे बड़ी संतान कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। वो उस परिवार की इकलौती सदस्य थी जिस पर वो भरोसा कर सकता था, और वही इकलौती थी जो उस लड़के की परवाह करती थी। बदकिस्मती से मंझले भाई से 1 साल बड़ी होने के बावजूद वो लड़की होने के कारण परिवार की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। वो बस परिवार की वो खूबसूरत बड़ी बेटी थी जो इस पदवी को हासिल नहीं कर सकती थी। वो व्यावहारिक रूप से ऐसी किस्मत के साथ पैदा हुई थी जो किसी और ने लिखी थी। उसकी एक राजनीतिक शादी करा दी जाती उस परिवार में जो उनके पिता को पसंद आता, और फिर वो हमेशा के लिए एक हवेली में कैद होकर रह जाती ताकि परिवार का वंश आगे बढ़ सके। यही वो हालात थे जब जैक वापस लौटा था, और उसके सामने खड़ा ये शख्स वही था जो उस लड़की का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता था। वो कमीना जो शाही दरबार के पास परिवार के इस बेकार लड़के के साथ नहीं दिखना चाहता था और न ही अपनी छोटी बहन के करीब रहना चाहता था। वो इसी लायक था कि उसे उसी पल खत्म कर दिया जाए, लेकिन जैक की सोच तब टूटी जब फेलन ने उसकी आंखों पर टिप्पणी की।
उस बच्चे को मारने के लिए तैयार होते हुए उसने पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह घूरने की। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वार पूरा कर पाता, उस लड़के ने बहादुरी से उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया, जिसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया और बगीचे के गार्ड्स को भी चौंका दिया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी जैक बिल्कुल नहीं घबराया। वो इस अपमान से दोबारा न गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब वो आदमी गुस्से से पागल हो रहा था, ये सोचकर हैरान कि उसे एक ऐसे इंसान ने रोक दिया जिसे वो कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझता था, तभी हमारे हीरो ने तेजी दिखाई और उस गुंडे को एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरकर फेलोन ने पूछा कि उसका भाई आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसका मजाक उड़ाते हुए जैक ने पूछा कि क्या उसे उठने के लिए मदद चाहिए या ऐसा ही कुछ। अपनी तलवार निकालते हुए उस आदमी के शरीर से पहले ही माना निकलने लगा था और वो उस छोटे लड़के को गंदी गालियां दे रहा था। गार्ड्स ने एक पल के लिए बीच में आने की सोची, लेकिन इससे दूसरा युवा मालिक और नाराज हो जाता। और सच कहें तो उस लड़के को पहले से ही इस बात का अंदाजा था। ये पूरी स्थिति उसे एक बड़े मजाक जैसी लग रही थी। मगर इससे पहले कि फेलन कुछ कर पाता, रॉन दोनों भाइयों के बीच में आ गया और उसे रोकने के लिए चिल्लाया कि वो खुद पर काबू रखे और उसे याद दिलाया कि ऐसे हालात में उसे माना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। उसने उस नौकर को रास्ते से हटाने के लिए उसके चेहरे पर घूंसा मार दिया। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। ये सब देखते हुए जैक को याद आया कि रॉन कई राज छुपाए हुए एक रहस्यमयी इंसान था। उस लड़के के चेहरे पर उंगली उठाते हुए वो दहाड़ा, तुम घमंडी लड़के, मैं तुम्हें और इस नौकर को एक साथ खत्म कर दूंगा। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल नहीं डरा। इसके विपरीत उसने पलटकर जवाब दिया कि उसका भाई बहुत ज्यादा बोलता है और पूछा कि क्या वो अपनी तलवार के बजाय सिर्फ अपनी जुबान से लड़ना चाहता है। जब वो आखिरकार तलवार बाहर निकाली तो जैक की आंखें नफरत से भर गईं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ दिखावा नहीं था। बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना माना की मदद के भी उसे हारने का कोई डर नहीं था। इसलिए वो सीधे झपटा उस आदमी पर जो उसके हमलों से घबराया हुआ दिख रहा था। उसकी ताकत सिर्फ थर्ड सर्कल पर थी और उसके पास बस यही था। उस चमचमाती तलवार के बावजूद वो बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा था और उसकी घटिया तकनीक को देखते हुए जैक को शक था कि वो किसी को काट भी पाएगा। हमारा हीरो सोचने लगा कि क्या उसे अब भी उसे जमीन पर पटक देना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि इतना काफी नहीं होगा। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने फेलन से कहा कि उसे अपनी मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए एक सबक की जरूरत है, जिससे वो घबरा गया। उस आदमी को तो ये भी नहीं पता था कि क्या जवाब दे। उसके मुंह से बस अनाप शनाप गालियां ही निकल रही थीं। जब कोई अपने शरीर को इस तरह माना से भरता है, तो उसे अपने सिर को भी उसमें शामिल करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए जैक ने अपना हाथ अपने भाई के उस बेशर्म चेहरे पर दे मारा। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो जानता था कि उस कमीने की वजह से झेली गई हर एक जिल्लत का 100 गुना वापस लौटाना ही इंसाफ होगा। हर एक वार ने फेलन का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। आखिरकार वो एक डरपोक की तरह जमीन पर ढेर हो गया। सच में उसकी असली औकात यही थी। जब उसका भाई बिना हिले डुले पड़ा रहा तो जैक ने यह भी चेक किया कि वो जिंदा है या नहीं। हर कोई घबराहट और हैरानी से उस लड़के के हर कदम को देख रहा था, क्योंकि उन्हें जैक की इस अनपेक्षित ताकत का अंदाजा हो गया था। जब उसने देखा कि गार्ड्स में से एक अपनी भाला निकालने ही वाला था, तो उसने तुरंत उन्हें रुकने का हुक्म दिया और चेतावनी दी कि अगर वो अपने इस भाई जैसा हाल नहीं चाहता तो उसे हुक्म मानना चाहिए। इतना ही काफी था सबको पीछे धकेलने के लिए और वो दूसरे कामों में लग गए। ये मामला सुलझने के बाद उसने अपना ध्यान फिर से जमीन पर पड़े उस बेवकूफ पर लगाया और उसके बाल पकड़ लिए। उस लड़के ने उसे फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया और ताना मारा कि उसे अपना थोड़ा वजन कम करना चाहिए, क्योंकि उसे उठाना काफी भारी पड़ रहा था। इस बीच फेलन दर्द से कराह रहा था। वो दोनों एक फव्वारे के किनारे रुके और हमारे हीरो ने कहा कि आज कितनी गर्मी है और पूछा कि क्या उसका बड़ा भाई उसकी मदद से थोड़ा ठंडा होना चाहता है। तभी उसने बिना दोबारा सोचे उस कमीने का सिर पानी में डुबो दिया। वो कितना हैरान रहा होगा कि वो उस माना का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया जिस पर उसे इतना घमंड था। इस टॉर्चर के दौरान
जैक उन सब बातों को याद करने लगा जो उस कमीने की वजह से उसके साथ हुई थीं। उसकी बहन के साम्राज्य की खातिर शादी करने के कुछ ही समय बाद फेलन ने जहर देकर अपने ही पिता को रास्ते से हटा दिया और उनकी जगह लेकर हर तरह के अत्याचार करने लगा, जिसका अंजाम साफ था, क्योंकि वो कुछ भी हासिल करने में नाकाम रहा और वैलेंटियर मार्किस परिवार का नामो निशान मिट गया। इन सब के बावजूद हमारे हीरो को अपने परिवार का बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो ये सोचकर गुस्से से पागल हो गया कि उसने अपनी बहन की कुर्बानी को बर्बाद कर दिया था। वो एक समझदार और बेहद शालीन स्वभाव की महिला थी। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि जब वो साम्राज्य पहुंची होगी तो उस पर क्या गुजरी होगी। वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी, अपने परिवार के सम्मान की खातिर, और वो इन सारे हालातों को अच्छे से समझती थी, क्योंकि जो आदमी उसे ले गया वो चौथा शाही राजकुमार था, जो अपनी हर तरह की घटिया हरकतों के लिए बदनाम था। और उसने शादी की वेदी पर भी उससे कह दिया था कि वो उसकी आधिकारिक पत्नी भी नहीं है, और उस लड़की को सिर्फ अपना सिर झुकाकर रखने, उसके हुक्म मानने और मुस्कुराते रहने का आदेश दिया था। चूंकि उसकी बहन अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी, उसने हर तरह की बदसलूकी बर्दाश्त की और हर बात पर हामी भरी। अगर फेलन और उनके दिवंगत पिता को पता होता कि उसका क्या हाल हुआ तो बात कुछ और होती, लेकिन जैक ने बेहतर समझा कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे ताकि वो गुस्से से फट ना पड़े। वो कमीना पानी में डूबते हुए उसे पुकार रहा था, अपनी उस घटिया जिंदगी की भीख एक कीड़े की तरह मांग रहा था। लेकिन जैक तो पहले से ही ऐसे नज़ारों का आदी था, इतने सालों तक एक मॉन्स्टर बनकर जीने के बाद। ये वही चेहरा था जो मौत के खौफ में डूबा हर इंसान लगातार बनाता है। इसलिए उसने उससे कहा कि वो अब तक की अपनी हर करतूत के बारे में सोचे, उन सभी बुरे कामों और गालियों के बारे में जो उसने इस लड़के को दी थीं। लेकिन शायद उसे कुछ याद भी नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वो उसे याद दिलाने में मदद करेगा। इसीलिए उसे इसका एहसास खुद भुगत कर करना चाहिए, तभी वो परिवार की अहमियत समझेगा। उस छोटे भाई की इन बातों ने फेलन को बुरी तरह डरा दिया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो लड़के ने अपना मुक्का हवा में उठाया और उससे सीधे सीधे मुंह खोलने को कहा। आखिरकार उस आदमी ने अपनी गलती मान ली और टॉर्चर रोकने की भीख मांगने लगा। लेकिन वो बच्चा तभी थोड़ा रुका जब किसी तीसरे शख्स ने भी उससे यही गुजारिश की। गाजीबो के पास खड़े होकर रॉन ने उससे इस सब को खत्म करने की मिन्नत की। उसकी इस गुजारिश ने लड़के को थोड़ा चिढ़ा दिया। फिर उसने अपने भाई का माथा फव्वारे के किनारे पर जोर से दे मारा और इसके बाद उसे जमीन पर पटक दिया। लड़के ने वहां खड़े एक गार्ड को आवाज दी, जो उसकी आवाज सुनकर चौंक गया था, और उसे हुक्म दिया कि वो इस मरे हुए बोझ जैसे भाई को यहां से हटाए, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। भले ही वो पूरी तरह खत्म ना हुआ हो, लेकिन वो चाहता था कि इसे यहां से दूर ले जाया जाए। वो नाइट तुरंत अपने यंग मास्टर की तरफ भागा, क्योंकि वो उसकी हालत को लेकर फिक्रमंद था। जब जैक वहां से गुजरा तो पास खड़े रॉन की नजरें उस पर टिक गईं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का ऐसा कुछ भी कर सकता है। इस बात को ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसकी इस हरकत की अफवाहें हर तरफ फैल गईं, जिसने पूरी हवेली में खलबली मचा दी। दो नौकर फेलन को उठाकर हवेली के अंदर ले जा रहे थे, जिसे देखकर बैंगनी बालों वाली एक महिला बुरी तरह घबरा गई और इस वारिस की ऐसी हालत देखकर वहीं बेहोश हो गई। अब मार्के परिवार का वो महान वारिस सिर पर गहरे जख्म के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके दिल में पानी का एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। ऐसे हालात में ये तो होना ही था कि सब कुछ बिखर जाए। इस सारे हंगामे के बावजूद जैक अपने कमरे में चला गया। वो बड़े आराम से केक का एक टुकड़ा खाने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि रॉन उस पर पैनी नजर रखे हुए था। पूरी हवेली में नौकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर इस लड़के ने अपने बड़े भाई को कैसे हरा दिया, जो महज 17 साल की उम्र में थर्ड सर्कल तक पहुंच चुका था। जबकि हमारा हीरो तो मैजिक या मार्शल आर्ट्स की बुनियादी बातें भी नहीं जानता था। तो क्या वो अपनी ताकत छुपा रहा था? लेकिन उसने इसी खास मौके पर इसे दिखाने का फैसला क्यों किया? अगले हफ्ते फेलन के बालिग होने की रस्म के बाद उसे वारिस घोषित किया जाना था, जिससे ये इशारा मिलता था कि शायद इस लड़के की नजर उस गद्दी पर थी। यह हंगामा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसकी बहन भी इस हालात को लेकर फिक्रमंद हो गई।
जब यह खबर घर के मालिक के कानों तक पहुंची तो उन्होंने फौरन अपने तीसरे बेटे को हाजिर होने का बुलावा भेजा, जो अब भी मजे से अपना केक खा रहा था और बटलर की तारीफ कर रहा था जिसने इसे इतने प्यार से बनाया था। तभी एक नौकरानी ने आकर बटलर को पुकारा और उसे कुछ ऐसा बताया जिसने उसके होश उड़ा दिए। घबराते हुए उसने लड़के को बताया कि मालिक ने उसे मुख्य इमारत में बुलाया है। ये सुनकर वो लड़का अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने बटलर को अपने साथ आने से मना कर दिया, क्योंकि वो अब कोई छोटा बच्चा नहीं था। एक वफादार सेवक की तरह उस सुनहरे बालों वाले बटलर ने अपने यंग मास्टर का हुक्म माना और बस उसे संभल कर रहने को कहा। वो महल बहुत ही विशाल था और वहां तक पैदल चलते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। ये काफी अजीब था, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका था जब उसे इस तरह नजरअंदाज किया जाता था। भले ही उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे कैसे देखते हैं, पर वो चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, वहां खड़े गार्ड्स ने फौरन उसका रास्ता रोक दिया। वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वो वहां हो ही ना। हालांकि उसे ये सब बकवास लगा, फिर भी लड़के ने तमीज से उन गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने उन दोनों के पैरों के नीचे अपनी लात मारी और पूछा कि क्या उन्हें दिखाई या सुनाई नहीं देता, जबकि बाकी सब लोग छुपकर इस नज़ारे को देख रहे थे। अगर ये पुराना जैक होता तो वो उन नाइट्स के चेहरों पर नफरत देखकर वहां से चला जाता, लेकिन इस बार वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। मुस्कुराते हुए उसने उनसे कहा कि इससे पहले कि वो उन्हें पीस कर रखते, वो ये बेवकूफ़ों जैसी शक्लें बनाना बंद करें। इस बात ने वाकई उस गार्ड को भड़का दिया, जो ये पक्का करना चाहता था कि उसने जो सुना वो सही था या नहीं। तभी लड़के ने उस कमीने के घुटने पर जोरदार लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और कहा कि वो दोबारा नहीं पूछेगा। उसने साफ तौर पर कि उसे खुद लॉर्ड ने बुलवाया है, तो वो जानना चाहता था कि ये लोग उसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। इस पर उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि वो कुछ नहीं कह सकता, जिससे जैक इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे वहां सिर्फ फालतू में इंतजार कराने के लिए खड़ा किया गया था। वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि कोई ऐसा ड्रामा होगा जहां वो कहेंगे कि जैक वहां आने के लायक नहीं है और पछतावा करने के बाद ही उसे अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन लड़के ने उस नौकर की तरफ अपनी पीठ घुमा ली। जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने पूछा, और कहाँ जाऊंगा, जिससे वो गार्ड बिल्कुल अवाक रह गया। तभी जैक ने उससे कहा कि वो लॉर्ड को जाकर बता दे कि अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो खुद उसके कमरे में आ जाएं, क्योंकि वो इस बकवास के लिए यहाँ नहीं रुकने वाला। आखिरकार उसे गुस्सा आ ही गया था। उन दोनों ने यही अंदाजा लगाया। तभी लॉर्ड के नौकरों में से एक ने उनके ऑफिस में आकर जानकारी दी कि लड़का वापस चला गया है और इस स्थिति के लिए माफी मांगी। यह सुनकर लॉर्ड ने एक हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसका सबसे छोटा बेटा वाकई बदल चुका है। दूसरी तरफ रोज गार्डन में बैठकर वो लड़का स्नैक्स खा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि जल्द ही कोई उससे मिलने आने वाला है। तभी दूर से किसी चीज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर वहां लॉर्ड हमेशा की तरह अपने नौकरों और रिश्तेदारों के झुंड के साथ आ रहा था। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कितना अड़ियल है। जैक अपनी हंसी नहीं रोक पाया, क्योंकि वो आदमी उसकी यादों से रत्ती भर भी नहीं बदला था। उसने अपने पिता को आखिरकार एक भूत की तरह ही समझा, एक ऐसा आदमी जिसने उसकी पिछली जिंदगी में जैक को खत्म करने की कोशिश की थी। वो उस तरह का इंसान था जो ताकत के लिए अपने बच्चे को किसी गुंडे के हवाले कर दे, क्योंकि उसने सच में ऐसा ही किया था। वो आदमी अपनी पहुंच से बाहर की ताकतों का भूखा था और अपनी खुद की अंधाधुंध महत्वाकांक्षाओं को देख पाने के काबिल नहीं था। जैक ने उस बूढ़े आदमी का स्वागत किया, जिसे वो कभी पिता नहीं कह सकता था। लेकिन उस आदमी को इन औपचारिकताओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे पूछा कि उसने जो किया वो क्यों किया, जिस पर लड़के ने एक और सवाल के साथ जवाब दिया। वो जानना चाहता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बात ने उस बैंगनी बालों वाली औरत को भड़का दिया, जो चिल्लाई कि उसकी लॉर्ड से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। खैर, जैक ने सुझाव दिया कि उन्हें अंदर चलकर आराम से बात करनी चाहिए, हालांकि अगर वो चाहें तो बाहर भी रुक सकते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी के शरीर से भारी मात्रा में माना बाहर निकलने लगा, जैसे वो ये जांचने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं लड़के ने छुपकर कोई माना हार्ट तो नहीं बना लिया है।
जब उसे यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उसने कहा कि लड़के में मार्शल आर्ट्स की अच्छी समझ है और पूछा कि उसने इसे अब तक क्यों छुपा कर रखा था। हालांकि असली जवाब तो ये था कि अगर मैं कहूं कि मैं समय में पीछे आ गया हूं तो आप यकीन नहीं करेंगे। पर जैक ने सिर्फ इतना कहा कि उसका मन नहीं था। वो जवान औरत फिर से भौंकने लगती है, उसे बदतमीज और एक मामूली आम औरत का बेटा बुलाते हुए। लेकिन लॉर्ड के टोकने पर वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो कहना चाहता था कि लड़का उतना बेकार भी नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। ये बात हमारे हीरो को गुस्सा दिला देती है, जो सवाल करता है कि क्या बेकार होने पर वो उनका बेटा नहीं रहता। उससे पूछा जाता है कि क्या वो चाहता है कि मार्किस उसे अपना बेटा स्वीकार करें, लेकिन जैक को फिलहाल ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी ये कहते हुए पीछे मुड़ता है कि वो अपने सबसे छोटे बेटे को समझ गया है और वहां से चला जाता है। जैक उन सबको जाते हुए देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वो बिना थोड़ा भी गुस्सा हुए इस तरह कैसे जा सकता है। अपनी सौतेली माँ को याद करते हुए हमारा हीरो ताना मारते हुए कहता है कि उसके बेटे के साथ जो हुआ, उसके बाद उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां आ गई हैं और उसे अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए। इस हमदर्दी पर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो उस बदतमीज लड़के की वजह से अपना पंखा तोड़ने की कगार पर आ जाती है। जैक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उस औरत ने कभी किसी चीज में उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए उसके चेहरे पर ऐसे भाव देखना बेहद सुकून देने वाला था। वो खड़ा होता है, झुकता है और उनसे कहता है कि वो उसके दूसरे बेटे को उसका सलाम कहें। जाहिर है कि ये बात उसने मजाक उड़ाते हुए कही थी। वापस अपने कमरे में आने पर बटलर घोषणा करता है कि हवेली में हंगामा खड़ा करने के लिए परिवार के तीसरे बेटे जैक वैलेंटियर को 20 दिनों की काल कोठरी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अचानक रॉन हिचकिचाता है और पूछता है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ था, और हमारा हीरो उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि उसका ध्यान अपने काम से न भटके। वो जानता था कि अगर फेलिन उसे पीटता तो रॉन उसे अनदेखा कर देता, तो फिर वो अब क्यों गुस्सा हो रहा था। एक पल के लिए अपनी ड्राइंग रोकते हुए लड़का सोचता है कि यह काल कोठरी की सजा कितनी दिलचस्प है। उसे पहले ही रोज गार्डन में भेज दिया गया था, इसलिए वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि काल कोठरी में क्या अलग होगा। वो भी तो बस एक कमरा ही होगा। उसे विचारों से बाहर लाते हुए बटलर कहता है कि एकेडमी की छुट्टियों में 1 महीने से भी कम का समय बचा है और उसे अभी से बंद किया जा रहा है। जैक हैरान होकर जम जाता है। वो अपनी पढ़ाई के बारे में पूरी तरह भूल चुका था, क्योंकि वो इतने लंबे समय से एक अलग ही जिंदगी जी रहा था। अब वो 14 साल का है, जिसका मतलब है कि उसे इंपीरियल एकेडमी जाना होगा। टेस्लन एम्पायर के सभी रईसों को वहां पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप अपाहिज नहीं हैं तो हर दिन वहां शारीरिक रूप से हाजिर होना अनिवार्य है। ये 14 साल की उम्र से शुरू होने वाली 4 साल की पढ़ाई है, इसलिए जैक अभी अपने पहले साल में था। पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका था, इसलिए गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। खुद को फिर से एक स्टूडेंट के रूप में सोचना काफी अजीब था। उसकी मास्टर सीधे एकेडमी से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो उसकी क्लास को छोड़कर बाकी कोई भी क्लास छोड़ सकता था। इसीलिए वो फालतू की बातों पर अपने पिता से बहस करके और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। समझदारी से सोचते हुए उसके पास सिर्फ जाकर पढ़ाई करने का ही रास्ता बचा था। छुट्टियों के अभी भी 27 दिन बचे हुए थे, जिनमें से 20 दिन जेल में बीतने वाले थे और 6 दिन वहां से स्कूल तक का सफर तय करने में। यानी जेल से निकलते ही उसे तुरंत पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता। भले ही ये उसका अतीत था, लेकिन उसके लिए खुद को समझ पाना मुश्किल हो रहा था। थके हुए चेहरे के साथ रॉन ने पूछा कि क्या छोटे मालिक ने पेंटिंग पूरी कर ली है। जैक अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, उसने ईजल को छुआ और पूछा कि उसे कहाँ बंद किया जाएगा। नौकर की खामोशी ने जल्द ही हमारे हीरो को चिढ़ा दिया और उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया। तब उस सुनहरे बालों वाले ने बताया कि सजा पाने वालों के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, अपराधियों के लिए बनी वो जेल जिन्होंने मार्केस के इलाके में कोई अपराध किया हो। जैक ये सुनकर दंग रह गया। उसने बेमन से तसल्ली करते हुए पूछा, क्या मुझे जेल में डाला जा रहा है? जवाब हाँ में था, जो कि कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं थी। इसके बावजूद उसके मुंह से गुस्से की एक चीख निकल गई। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो बेवकूफ बूढ़ा सच में ऐसा कर सकता है। एकेडमी की छुट्टियां कोई आराम का वक्त नहीं थीं, बल्कि किसी और ही चीज का हिस्सा थीं। ये बात फेलिन की हालत से
साफ पता चल रही थी। इससे पहले वो सोशल इवेंट्स में जाता था और दूसरे रईस परिवारों से मिलता था। यहां तक कि इसी तरह वो जागीरदारों से भी मिला था। जैक को कभी ऐसा कुछ भी नसीब नहीं हुआ था। जाहिर है, उसे मार्क्वेस के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके रिश्तेदार की कही बात ने उसे आग बबूला कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए वहां या कहीं और कोई जगह ही नहीं थी, और अब उसे एक गंदी कोठरी में बंद किया जा रहा था। और ये सब उस बेवकूफ बूढ़े की वजह से हो रहा था। लड़के ने फैसला किया कि वो बिना किसी पहरेदार का इंतजार किए अकेले ही जेल जाएगा, ताकि वो अपनी इज्जत का पूरी तरह जनाजा न निकाले। जाते हुए उसे देखकर रॉन का चेहरा अजीब तरह से दयनीय लग रहा था। उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे और जैक की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई लावारिस बिल्ली का बच्चा हो, जबकि हमारा हीरो बस उनसे जल्दी करने के लिए कह रहा था। एक तरह से वो अभी भी दूसरे कैदियों से अलग था। उसके पास एक बिस्तर, एक बाथरूम और दिन में 3 वक्त का खाना था। लेकिन इन सब बातों का क्या फायदा जब आप एक छोटी ठंडी कोठरी में बंद हो, वो भी एक ऐसे कंबल के साथ जिसे आधी सदी से बदला न गया हो, और खाना इतना घिनौना और बेस्वाद हो जिसे मक्खियां भी न छुएं। हमारा हीरो अपने हाथ समेट लेता है। सोचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त था, पूरे पूरे दिन, और एक टीनेजर के लिए यह बहुत ज्यादा था। जमीन के मालिक रईस लोग साम्राज्य के कानूनों के बजाय स्थानीय कानूनों का इस्तेमाल करके निवासियों को जैसे चाहें वैसे सजा दे सकते थे। असल में अपने इलाकों के भीतर उनके पास साम्राज्य के शासक जितने ही अधिकार होते थे। भले ही जैक को मार्क्वेस के आदेश पर कैद किया गया था, लेकिन वो फिर भी उनका बेटा था और इस नाते एक रईस था। ऐसा भी नहीं था कि उसने कोई बगावत भड़काई हो, लेकिन फिर भी लॉर्ड ने अपने ही बेटे को जेल में डालने का फैसला किया। वो सोच रहा था कि उसका पिता अपने दूसरे बेटे की तरफ से इस मामले को कैसे दबाएगा। वो दावा कर सकता था कि जैक ने जहर या किसी प्रतिबंधित जादुई चीज का इस्तेमाल किया, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर हो जाता। यकीनन मार्केस ने फेलन की हालत को सही ठहराने के लिए पहले ही एक अच्छी कहानी गढ़ ली होगी, कुछ इस तरह की कि जैक वैलेंटियर, जो इस खानदान का कलंक है, उसने लालच में आकर प्रतिबंधित जादू सीखा। फिर आपके दूसरे बेटे फेलन ने, जिसने इसका पता लगाया, अपने छोटे भाई को सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का बहुत जिद्दी था। हालात को और बिगाड़ते हुए जैक ने अपने भाई का मुंह बंद करने के लिए उस पर प्रतिबंधित जादू का इस्तेमाल किया। दर्द सहने के बावजूद वारिस ने इतनी दरिया दिली दिखाई कि उसने अपने बेवकूफ छोटे भाई को माफ कर दिया। ये कहानी शायद मार्क्वेस और मार्क्वेसा के दिमाग में पहले से ही चल रही होगी। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही घिन आ रही थी। हमारे हीरो के लिए वहां कुछ दिन रहना तो ठीक था, लेकिन वो अपनी कीमती छुट्टियों को जेल जैसी मामूली जगह पर बर्बाद नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने घर से कोई लगाव था। वो चाहे तो अभी भाग सकता था, लेकिन वो 3 वजहों से ऐसा नहीं करेगा। उसकी बहन, रॉन, और सबसे जरूरी, उसकी मास्टर। और हाँ, जाहिर है कि अपने असली शरीर में वापस आने के बाद हमारा हीरो बिना मसल्स वाला महज एक 14 साल का लड़का था, जो अकेले जिंदा रहने के लिए बहुत कमजोर था। वो बेवकूफ नहीं था। वो इस दुनिया में जिंदा रहने का नियम जानता था। ताकतवर कमजोर को खा जाता है, सबसे ताकतवर ही बचता है। कमजोर खाना या खाद बन जाते हैं। जैक का इरादा अपनी पिछली जिंदगी की तरह कोई खूनी कत्लेआम मचाने का नहीं था, लेकिन उसे अभी भी कई लोगों से बदला लेना था। ऐसा करने के लिए वो 2 चीजों की जरूरत होगी, वक्त और ताकत। और एकेडमी इन दोनों जरूरतों को पलक झपकते ही पूरा कर देगी। उसे और वक्त मिल सकता था अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने के लिए, और अपनी उन शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो उसकी पिछली जिंदगी के अनुभव की वजह से पहले से ही काफी ज्यादा थी। इसे हासिल करके वो अपने चाहने वालों, रॉन, अपनी बहन और अपनी मास्टर की रक्षा करने के काबिल हो पाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए उसे वो सब हासिल करना था जो हक से उसका था, भले ही उसे ये पसंद ना हो। धीरे धीरे उसके हाथों में माना बनने लगा। एक माना यूजर को 10 रैंक्स में बांटा जा सकता है। पहले से तीसरे सर्कल वाले बिगिनर्स होते हैं, चौथे से छठे वाले स्पेशलिस्ट्स, और 7वें से 9वें सर्कल वाले हाई सर्कल माना यूजर्स होते हैं। और सबसे दुर्लभ यानी 10th सर्कल वाले लोगों को मास्टर्स या सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। अपनी हथेलियों को अपने सीने पर दबाते हुए जैक ने एक नीली चमक पैदा की।
ये अच्छा हुआ कि वहां कोई नहीं था जो उसे ऐसा करते हुए देख पाता। उसे पहला सर्कल बनाने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगा, जिसने उसे अपनी जवानी का जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में उसने 17 साल की उम्र में माना का अध्ययन शुरू किया था। शायद उस उतावलेपन की वजह से जो टीनेजर्स में हर चीज को लेकर होता है। उसने उठाया अपना हाथ और उसे अपने ऊपर हवा में तैरने दिया। अपनी इस रचना को देखकर वो हैरान था, लेकिन उसने जल्दी से हाथ हिलाकर उसे गायब कर दिया, ये याद रखते हुए कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो वहां क्या कर रहा है। गलियारे से एक अजीब सी आवाज आई, जो मार्केसा के जूतों की खटखटाहट जैसी थी। लड़के ने खुद को कंबल में लपेट लिया और सोने का नाटक करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह आवाज उतनी भारी नहीं थी जितनी हमेशा होती है। जो आवाज उसने सुनी वो किसी ऐसे शख्स की थी जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ बहुत पुरानी यादों में देखा था, और इस बात ने उसे झटके से उठने पर मजबूर कर दिया। सलाखों के दूसरी तरफ उसकी रोती हुई बहन एलिजाबेथ वैलेंटे उस लड़के का इंतजार कर रही थी। उसने बढ़ाए अपने हाथ सलाखों के पार और घबराते हुए पूछा कि क्या लड़के को बहुत चोट आई है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने देखा कि उसकी प्यारी बहन अभी भी उतनी ही खूबसूरत और दयालु दिल की है, और इन हालातों में भी उससे मिलने आई है। जब उसने उसे जैकी कहकर पुकारा तो ये उसके कानों में संगीत की तरह गूंजा, एक ऐसा निकनेम जो उसने सालों से नहीं सुना था। उसने उसका हाथ अपने चेहरे से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे कोई चोट नहीं आई है और सब कुछ ठीक है। परेशान होकर एलिजाबेथ ने पूछा कि लड़के ने वर्जित जादू का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि उसने खुद उसे जब चाहे जादू सिखाने की पेशकश की थी। उनके हाथ एक दूसरे से जुड़ गए जब उसने माफी मांगी, लेकिन उसकी बहन ने बात बदलते हुए पूछा कि हमारा हीरो वक्त से पहले घर क्यों लौट आया। अपने छोटे भाई की तरफ से खामोशी पाकर वो परेशान हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। इसलिए उसने पूछा कि क्या सब कुछ सच में ठीक है और क्या वो उसकी बात सुन पा रहा है। लेकिन उसने सिर्फ अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बताया कि वो खुश है। उसकी इस हरकत ने एलिजाबेथ को उलझन में डाल दिया। वो ऐसे हालात में एक ठंडे और गंदे पिंजरे में बिल्कुल अकेला होकर भी खुश कैसे हो सकता था। और जैक ने खुलासा किया कि वो इस बात से बेहद खुश है कि ये सब सच है, क्योंकि उसने अपनी बहन को दोबारा देखने के न जाने कितने सपने देखे थे। उसकी बातों से लड़की को यकीन हो गया कि लड़का पूरी तरह पागल हो चुका है, लेकिन तभी वो गंभीर हो गया और उसने उसका ध्यान खींचा। फिर उसने वो सुझाव दिया जो वो हमेशा से देना चाहता था, क्या हमें भाग जाना चाहिए? जिसने लड़की को हैरान कर भी उसने अपनी बात जारी रखी और सुझाव दिया कि उन्हें एक बंजारों वाले जंगल में चले जाना चाहिए, जहां वे साथ मिलकर खेती करते हुए अपना खुद का फार्म शुरू कर सकें। रूखेपन से उस महिला ने उसे डांटा, फिर भी जैक अड़ा रहा। वो जानता था कि फेलन और मार्कस उसके साथ कैसा बर्ताव करते थे। सब कुछ पीछे छोड़कर शांति से जीना ही बेहतर है। शायद उन्हें कोई ऐसा भी मिल जाए जो उससे सच्चा प्यार करे। जब वो फिर से फार्म शुरू करने और लॉर्ड के बारे में बुरा भला कहने लगा, तो एलिजाबेथ की एक चीख ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने चिल्लाते हुए उसकी बात काट दी और उससे कहा कि वो उनके पिता के बारे में ऐसी बातें ना करे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उनके पिता ही रहेंगे। उस युवती के लिए वो दोनों उस बूढ़े आदमी के उनकी माँ के प्रति गहरे प्यार की निशानी थे, इसलिए वे उनके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते थे। वो जानती थी कि जैक उनसे बेहद नफरत करता था, लेकिन वो अपने छोटे भाई के लिए लॉर्ड की सोच बदलने को तैयार थी। इसलिए वो उससे कहती है कि वो कुछ समय और बर्दाश्त कर ले। बदले में जैक सिर्फ इतना कहता है कि वो इतने लंबे समय बाद अपनी बहन को देखकर सच में बहुत खुश था, जिससे वो शर्मा गई। वो खड़ा होता है और उससे सलाखों से दूर हटने के लिए कहता है, और वो उलझन में होने के बावजूद वैसा ही करती है। जब वो उसकी बात मान लेती है तो लड़का अपने हाथ में माना इकट्ठा करता है, जिससे वो युवती दंग रह जाती है और उस पर उसकी छिपी हुई शक्तियों को लेकर सवालों की बौछार कर देती है। जैक किसी तरह तोड़ने में कामयाब हो जाता है उस ताले को, और जेल के दरवाजे को खोल देता है और बाहर निकलकर अपनी बहन को गले से लगा लेता है। नम आंखों से वो दिल से माफी मांगता है और कहता है कि वो हर चीज के लिए सच में बहुत शर्मिंदा है। वो उसके कंधे पकड़ती है
परेशान होकर। ये बर्ताव बहुत अजीब था और इसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसका छोटा भाई सच में ठीक महसूस कर रहा है। हमारा हीरो मुस्कुराता है और यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वे गले मिलते हैं वो कहता है कि इस बार सब कुछ अलग होगा और उसे खुद की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी मेहनत करेगा कि एलिजाबेथ जो चाहे वो कर सके। लेकिन तभी उस नोबल को याद आता है कि जल्द ही उसकी मुलाकात चौथे राजकुमार से होने वाली है। अपनी पिछली जिंदगी में उसी राजकुमार ने उसकी बहन को छीना था। उस समय वो नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो वही कमीना था जिसने जैक को एक असली मॉन्स्टर बना दिया था, और जिन यातनाओं को देने के लिए उसे मजबूर किया गया था, उनकी झलकियां उसके दिमाग में फिर से तैरने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसने उस शासक को बंदी बनाकर टॉर्चर टेबल से जंजीरों में जकड़ दिया था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और उसे पूरा यकीन था कि वो टुल्कन एम्पायर को उसकी बहन के साथ किए गए सुलूक के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अपनी पिछली जिंदगी में जैक 17 साल की उम्र में घर से भाग गया था। 10 साल बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी थीं। टास्लिन किंगडम गायब हो चुका था और उसका घर भी तबाह हो गया था। तुल्कन सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था, जो पूरे पश्चिमी महाद्वीप पर राज कर रहा था, और हाउस वॉलंटियर बस कुछ ही समय के लिए बच पाया था। उसे अपनी बहन की यादें आईं, जो उस वक्त जिंदा थी। उस समय वो टुल्कान के चौथे शाही राजकुमार की पत्नी थी और उसने भीख मांगी थी अपने परिवार पर रहम करने की। लेकिन वो कोई कानूनी पत्नी नहीं थी, और उस बेवकूफ ने उसकी गुहार सुनने के बाद उसे धक्का दे दिया और कहा कि ऐसी फालतू बातों से उसे परेशान न करे। इसके बावजूद एलिजाबेथ ने अपना दयालु दिल कभी नहीं खोया। वो डटी रही और महल के चक्कर काटते हुए घुटनों के बल बैठकर उससे भीख मांगती रही 3 दिन और 3 रातों तक, जब तक कि उसने उदारता दिखाते हुए उसकी अर्जी को स्वीकार करने का फैसला नहीं कर लिया। कम से कम ये वो पहली कहानी थी जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे महाद्वीप में फैल गई थी। लेकिन इस उदारता के पीछे का सच बेहद खौफनाक था। एलिजाबेथ लगातार अपना आभार जताती रही, क्योंकि वो सच में नहीं जानती थी कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करे। तभी उस राजकुमार ने उसे दीवार से सटा दिया और इशारा किया कि वो हालात को गलत समझ रही है, और उसे चेतावनी दी कि वो उसके साथ चालाकी करने की कोशिश न करे, क्योंकि वो जब चाहे उसके परिवार को तबाह कर सकता है। और उसने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया था। बदले में उसे बिल्कुल वैसा ही करना था जैसा वो चाहता था। वो राजकुमार उसे एक कठपुतली की तरह कंट्रोल करता था। उसने उसे अपनी घिनौनी इच्छाओं का खिलौना और एक नौकरानी बनाकर रख दिया था। किसी अजीब और दर्दनाक वजह से उस बेवकूफ की असली पत्नियां भी इस हालत को देखकर जलन से सिर हिलाती थीं, जब तक कि वो उससे ऊब नहीं गया और उसने उसे महल के एक कोने वाले कमरे में फेंक दिया, जहां वो उन असली पत्नियों के डर के साए में अकेली रह गई। ठीक उसी समय मार्केस वैलेंटियर का घराना पूरी तरह तबाह हो गया। इसलिए जब जैक आखिरकार वापस लौटा तो उसे अपने घर की जगह सिर्फ राख का ढेर मिला। ये पूरी कहानी सुनने के बाद वो एक असली मॉन्स्टर बन गया। उसने कसम खाई कि वो टुल्कन एम्पायर और उससे जुड़े हर एक इंसान को नेस्तनाबूद कर देगा। सबसे पहले उसने महारानी को खत्म किया, फिर राजकुमारी को, राजकुमारों की पत्नियों को, और तब तक नहीं रुका जब तक उसने उनका साथ देने वाले सभी परिवारों को तबाह नहीं कर दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक कोई जिंदा नहीं बचा। वो इस दुनिया में उनका नामो निशान तक मिटा देना चाहता था। अब वापस वर्तमान में जैक जेल की कोठरी में एलिजाबेथ को देखता है और ठान लेता है कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा। लेकिन उस लड़की को इस सब का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपने छोटे भाई के लिए परेशान थी और उससे अपना ख्याल रखने को कहती है जब तक वो पिता से बात न कर ले। इस पर वो जवाब देता है सिर हिलाते हुए, और उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपना ध्यान रखेगा। इस बार वो हर वो कदम उठाएगा जो जरूरी होगा। वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसका मन काफी परेशान है। उसका छोटा भाई बहुत बदल चुका था। आमतौर पर वो कोई गड़बड़ नहीं करता था और लोगों से दूर रहता था, मगर अब उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे कोई नया मौका मिला हो। और जो जादू उसने इस्तेमाल किया था वो वाकई हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि खुद एक सिक्स सर्कल यूजर होने के बावजूद वो काली शक्तियों का कोई भी सुराग महसूस
नहीं कर पाई थी। हालांकि उसके पिता के पास सेवेंथ सर्कल की ताकत थी, जो ये इशारा करती थी कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है कि उन्होंने अपने बेटे की इस शक्ति को नोटिस नहीं किया। एलिजाबेथ अपने पिता के कमरे में दाखिल होती है, जहां वो चाय पी रहे थे, और उनसे जैक को रिहा करने की गुजारिश करती है, क्योंकि उसने कोई वर्जित जादू नहीं सीखा था। उसका मानना था कि वैसा जादू सिर्फ एक अफवाह है, इसलिए एक छोटा लड़का जो कुछ नहीं जानता, वो उस तक पहुंच ही नहीं सकता। उसे कैद करना शायद लोगों की नज़रों से इस बात को छिपाने का एक बहाना था। वो दलील देती है कि जैक को वारिस बनने के खिताब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उसकी ये बातें उस लॉर्ड को भड़का देती हैं। और वो लड़की अपनी बात जारी रखती है, ये कहते हुए कि ये सिर्फ उसके भाई के लिए सज़ा नहीं थी, बल्कि खुद उसके लिए भी एक चेतावनी थी। उसकी बातें उसे हैरान कर देती हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी इतनी होशियार होगी। मार्कीज इसकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए महज एक मोहरे की तरह जीना। लड़की को एक ऐसी तकदीर में कैद कर चुका था जिससे वो अच्छी तरह वाकिफ थी। वाकई ये उसके लिए एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी कि अगर उसने कोई बेवकूफ़ी की या अपनी तकदीर को ठुकराया, तो जैक का क्या अंजाम होगा। वो लॉर्ड साफ कहता है कि इस परिवार में जैक के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जब वो बालिग हो जाएगा तो वो उसकी मौत की झूठी खबर फैलाकर उसे एक नई पहचान के साथ कहीं दूर भेज देगा। एलिजाबेथ सन्न रह जाती है। उसे लगा था कि उसके पिता का ये बर्ताव उनकी हमदर्दी है, मगर वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं, तब तक अपना फर्ज मत भूलना, और भविष्य में भी यही बात लागू होगी। वो समझ जाती है, उस बूढ़े आदमी के बेरहम रखवाले को घूरते हुए। वो लॉर्ड कहता है कि वो ये समझ नहीं पा रहा कि बिना किसी सर्कल वाले लड़के ने तीसरे सर्कल के दूसरे बेटे को कैसे हरा दिया। ये बात उस लड़की को घबरा देती है। बिना किसी सर्कल से उनका क्या मतलब था? अगर ऐसा है, तो फिर उसने उस जेल में पहले क्या देखा था? लेकिन इस बात को यहीं खत्म करते हुए वो आदमी कहता है कि वो उसके कहने पर लड़के को रिहा कर देगा। इस बात के तय होने के बाद वो जाने की इजाज़त मांगती है और इस एहसान के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। दरवाजा बंद करते ही वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे याद आता है जैक का वो साथ भाग जाने का बुलावा, जबकि वो जानती थी कि ये नामुमकिन था। उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे पाते, और वो लड़की जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुबह की धूप जैक के चेहरे पर पड़ती है। उसकी रात अपनी पिछली जिंदगी की घटनाओं के सपनों से भरी हुई थी। शायद ऐसा उस नए कमरे की वजह से था जिसमें वो सोया था, मगर वो इस बारे में ज्यादा सोच नहीं पाता, क्योंकि तभी एक गार्ड उसकी कोठरी खोलकर उसकी रिहाई का ऐलान करता है। जैक खड़ा होता है और तंज कसते हुए कहता है कि उसे ये नया कमरा पसंद आने लगा था। गार्ड उसके कपड़े थमाता है, जिस पर वो लड़का इस मेहरबानी के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जब वो उसके जूते लौटाने से मना कर देता है, तो वो नौकर बहाना बनाता है कि उसके लिए कोई जूते बचे ही नहीं हैं। इस बर्ताव को देखकर हमारे हीरो का सब्र जवाब दे जाता है, और वो गार्ड पर चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो दोनों कोई दोस्त हैं। वो गार्ड हिचकिचाता है और बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैक पहले ही अपनी मुट्ठी में भारी मात्रा में माना इकट्ठा कर लेता है। और फिर वो बच्चा अपने उस नौकर को सबक सिखाने के लिए बेरहमी से हमला कर देता है। कुछ देर बाद वो लड़का महल वापस जाने के लिए तैयार होता है, जहां उसका स्वागत हमेशा की तरह खुशमिजाज रॉन करता है, जो दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है जैसे ही वो उसे बगीचे में देखता है। उसकी आंखों में अपने छोटे मालिक के लिए गहरी चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि वो उनके जख्मों को टटोल रहा था। कपड़ों पर स्याही के दाग देखकर वो और भी घबरा जाता है, लेकिन वो लड़का उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि वो उसका खून नहीं था। मगर तभी उसकी नज़र वहां गश्त लगा रहे गार्ड्स पर पड़ती है, जिनकी तादाद रोजाना से कहीं ज्यादा थी। और वो बटलर बताता है कि ऑर्डर ऑफ द आयरन ब्लड नाइट्स के 10 पैदल सैनिकों और एक स्क्वायर को मार्कीजेस की सुरक्षा में तैनात किया गया है। उन्हीं में से एक आयरन ब्लड स्क्वायर सबसे अलग दिख रहा था, जिसकी चमकती हुई ढाल उसके गंभीर चेहरे से बिल्कुल उलट थी। बेचारा जैक उस योद्धा को परखते हुए बुदबुदाता है। एक ऐसा काबिल शूरवीर जो एक बिगड़े हुए रईस का रखवाला बनकर रह गया है। यकीनन उसने शूरवीर बनने का फैसला करते वक्त ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। उसकी तनाव भरी निगाहों को देखकर हमारा हीरो अंदाजा लगाता है कि उस सुनहरे बालों वाले आदमी को शायद पहले से ही पता था कि उसके जेल जाने की वजह क्या थी।
वो शूरवीर फिर आगे बढ़ता है और छोटे मालिक के सामने आदर से झुकता है और बिना कोई वक्त गंवाए पूछता है कि अगर कोई ऐतराज न हो तो क्या वो बता सकते हैं कि जेल में क्या हुआ था। यह सुनकर जैक दंग रह जाता है। वो आदमी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तमीजदार था। वो सुनहरे बालों वाला आदमी आगे बताता है कि उसने अभी अभी एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें लिखा है कि इस लड़के ने एक कार्ड की उंगलियां और दाहिनी आंख नोच ली थी। रॉन गुस्से में तुरंत बीच में आता है और कहता है कि तीसरे छोटे मालिक ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। लेकिन वो शूरवीर अपनी बात पर अड़ा रहता है कि फिर भी उसे ये जानने का हक है कि उसने उसके साथी पर हमला क्यों किया। जैक बीच में टोकता है एक सूखी हंसी के साथ और उसे भला बुरा कहता है, जिससे वो स्क्वायर आहत हो जाता है। हक। वो इस शब्द को ऐसे दोहराता है जैसे ये उसकी तौहीन हो। उसकी आंखें उस शूरवीर को ऊपर से नीचे तक देखती हैं, हर एक चीज को परखते हुए ताकि अंदाजा लगा सके कि वो किस सर्कल में था। शायद चौथे। और फिर वो साफ कहता है कि उसे उम्मीद थी कि मैंटिस के किसी पालतू कुत्ते को अपनी औकात पता होगी। वो सुनहरे बालों वाला आदमी पलटकर जवाब देता है और शिकायत करता है कि उसके शब्द बहुत कड़वे थे। लेकिन हमारे हीरो को समझ नहीं आता कि किसी को कुत्ता कहने में भला कड़वा क्या है, और रॉन उसे डांटता है। पहले से ही चिढ़ा हुआ जैक साफ कहता है कि उसका यहाँ इकलौता काम बस आस पास रहकर उस पर नजर रखना था। वो चाहे तो अपना पूरा वक्त लेकर कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि खुद साफ सफाई भी। लेकिन वो हमारे हीरो के सामने हक की बात तो बिल्कुल न करे। और चूंकि वो जानता था कि अगर वो एक शूरवीर बनना चाहता है तो वो उसे अपनी औकात में रहने और कोई मुसीबत खड़ी न होने की दुआ करने की सलाह देता है। वो शूरवीर अपना सिर झुकाकर हार मान लेता है और लड़के से माफी मांगता है। उसका इस तरह झुकना हमारे हीरो के चेहरे पर एक मुस्का ले आता है जो अपने इस नए और अच्छी तरह सिखाए गए पालतू कुत्ते को देखकर खुश होता है। संतुष्ट होकर वो अपनी पीठ घुमाता है। बातचीत को खत्म करते हुए उस स्क्वायर से कहता है कि इस सारे बखेड़े को सुलझाने के बाद वो जो भी नतीजा निकाले उसकी रिपोर्ट दे दे, और अगर उसे कोई शिकायत है तो वो सीधे मार्की से बात करे। इसके अलावा वो ये भी जोड़ता है कि उसका नया निकनेम चिक होगा, और जब भी जैक उसे इस नाम से बुलाए उसे दौड़ते हुए आना होगा। आखिरकार वो और रॉन वापस महल की तरफ चल देते हैं और उस चिक को वहीं सन्नाटे में छोड़ देते हैं। तभी अपने पेट में चूहे कूदते हुए सुनकर हमारा हीरो बटलर से कहता है कि अगर मुमकिन हो तो वो सच में कुछ मीट खाना चाहता है, इसलिए वो बेसेवक हामी भरता है कि वो तुरंत उसकी इस इच्छा को पूरा करेगा। सिर्फ उस लड़के के लिए एक शानदार खाना तैयार किया जाता है जिससे हमारे हीरो का पेट भर जाता है और वो रसोई में रॉन के इस हुनर की तारीफ करने लगता है। उस आदमी के चेहरे पर तनाव देखकर जैक उससे कहता है कि जो भी कहना है साफ कहो और उसे इस तरह घूरना बंद करो। लेकिन रॉन अब भी हिचकिचाता है। लड़का उस सुनहरे बालों वाले आदमी को थोड़ा मीट खाने को देता है और मासूमियत से साथ मिलकर खाने का इशारा करता है। लेकिन बटलर इसे स्वीकार नहीं कर पाता और सवाल करता है कि उसकी छोटे मालिक के साथ खाना खाने की हिम्मत कैसे हो सकती है। जिस पर वो उससे कहता है कि अब बैठ भी जाओ और ये भाषण बंद करो क्योंकि उन्हें किसी जरूरी चीज पर बात करनी है। आखिरकार वो आदमी मान जाता है और छोटे मालिक के साथ मेज पर बैठ जाता है। सीधे मुद्दे पर आते हुए हमारा हीरो अपनी बहन के हाल चाल के बारे में पूछता है, जिस पर वो सेवक जवाब देता है कि एलिजाबेथ हमेशा की तरह ही है। उसकी आंखें एक बेबस बच्चे की तरह चमक रही होती हैं। भले ही उसके शब्द बेहद तीखे होते हैं जब वो पक्का करता है कि रॉन कोई बेवकूफ नहीं है, और ये कि वहां मौजूद सभी लोगों में से वो खुद अच्छी तरह जानता है कि उसकी बहन कितने दर्द से गुजर रही है, जिससे वो आदमी कांप उठता है। फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे किसी चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन लड़का उसे बीच में ही टोक देता है। वो खाने के स्वाद की दोबारा तारीफ करता है और याद करता है कि बचपन में वो बिना किसी फिक्र के खाना खा पाता था, और ये सब इस बटलर की वजह से था जो हमेशा जांच करता था कि कहीं किसी चीज में जहर तो नहीं मिलाया गया। इस बात का पता होना बटलर को हैरान कर देता है। लेकिन हमारा हीरो अभी रुकने वाला नहीं था। एक और बड़ी वजह यह थी कि वो आदमी असल में एक नाइन्थ सर्कल मेच था। एक बार फिर वो इस बात से दंग रह जाता है कि हमारे हीरो को ये सब कैसे पता है। फिर लड़का अपनी बात जारी रखता है, मेरी माँ के साथ रहने वाले इंसान के तौर पर तुम्हें पता ही होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरी सगी माँ कैसी थी।
क्योंकि मेरे पैदा होते ही वो गुजर गईं। हालांकि ये देखते हुए कि हर कोई उनकी और एलिजाबेथ की शक्ल मिलने की बात करता है, जैक अंदाजा लगाता है कि वो जरूर एक बहुत अच्छी इंसान रही होंगी। वो दिल से यही मानता था। लड़का इस बात की पुष्टि करता है कि रॉन ने साये की तरह उसकी मां की रक्षा की थी और उनका अंगरक्षक एक नाइन्थ सर्कल मेज था। अगर ये कोई नॉवेल होता तो लड़का असलियत से कोसों दूर होने की वजह से किताब को फेंक देता, लेकिन ये हकीकत थी। उसे याद आता है जब वो अपनी पिछली जिंदगी में घर से भागा था और अपने पिता के भेजे हुए लोगों से बचते हुए बटलर उसके साथ था। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। पीछा करने वाले वो लोग शायद आयरन ब्लड नाइट्स ऑर्डर के सदस्य थे, ठीक उसी चिक की तरह जो पहले मिला था। मार्केज ने उन्हें अपने ही बेटे को खत्म करने के लिए भेजा था। उस वक्त उनका कप्तान एक नाइन्थ सर्कल सोर्ड्समैन था और रॉन ने हमारे हीरो को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था और पीछा करने वालों के खिलाफ अपनी बेहिसाब माना शक्ति का इस्तेमाल किया था। जैक बताता है कि जब ऐसा हुआ था तो वो उस आदमी से डर गया था जब उसे पता चला कि वो वही नाइन्थ सर्कल मेज था जो उसकी माँ के साथ रहता था। लेकिन वो जानता था कि वो महिला कोई आम इंसान नहीं थी, एक ऐसी बात जो मार्की को नहीं पता थी और शायद खुद बटलर को भी इसका अंदाजा नहीं था। ऐसे में हमारा हीरो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि वो इस सच को जाने बिना ही अपनी जिंदगी जीता रहेगा, क्योंकि उसके लिए बस यही मायने रखता था कि वर्तमान में वो सेवक उसके प्रति कितना वफादार था। इस लंबी बातचीत के बाद वो आदमी पूछता है कि छोटे मालिक आखिर उससे क्या चाहते हैं, तो जैक समझाता है कि वो सिर्फ उस पर और अपनी बहन पर भरोसा करता है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी बहन की रक्षा करे। उसकी ये मांग काफी अजीब थी, क्योंकि एलिजाबेथ महज 18 साल की उम्र में ही सिक्स्थ सर्कल तक पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो खुद की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम थी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा कि हीरो की जिंदगी मुश्किल थी, तो जरा सोचिए उसकी पूरी कहानी एडिट करने वाले की क्या हालत हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और भी शानदार कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का सबसे खतरनाक, सबसे कमीना या सबसे ओपी किरदार आपको कौन लगा। चलिए, अब अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए।